Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपने और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है कि पुलिस अपना काम सही ढंग से नहीं करती है। अगर करती भी है तो काफी सुस्त रफ्तार से करती है, जिसकी वजह से कई अपराधी कानून की गिरफ्त से बच जाते हैं। तो मगर वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी पुलिस वाले होते हैं जिसमें कि पुलिस अपना काम पूरी ईमानदारी से करती भी है और अगर वो चाह ले तो फिर कोई भी अपराधी उसके चंगुल से नहीं बच पाएगी। आज की कहानी भी एक ऐसी ही कहानी है जिसमें ना तो कोई गवाह था और ना ही कोई सबूत, मगर बावजूद इसके पुलिस ने जिस तरीके से इस केस की एक एक कड़ी को जोड़ा और सिर्फ 3 दिन के अंदर केस को सुलझाया, वो अपने आप में पुलिस इन्वेस्टिगेशन की एक मिसाल है। कहानी उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा की है। अमरोहा में एक गांव है बावनखेड़ी। इस गांव में एक परिवार रहा करता था जिसके मुखिया थे मास्टर शौकत अली। मास्टर शौकत अली अपने परिवार के साथ रहते थे बावनखेड़ी में, जिसमें से उनकी पत्नी और बड़ा बेटा हाशमी और छोटा बेटा अनीस, बहू अंजुम और इन दोनों का एक 10 महीने का बेटा, और इसके अलावा एक छोटा बेटा राशिद और इनकी इकलौती बेटी शबनम और एक भांजी राबिया भी उन्हीं के साथ रहा करती थी। कुल मिलाकर उस परिवार में टोटल 8 लोग रहते थे। पूरा परिवार अच्छा खासा पढ़ा लिखा और पैसे वाला था। मास्टर शौकत अली जो थे वो एक सरकारी कॉलेज में लेक्चरार थे और उनका बड़ा बेटा अनीस जलंधर की एक कंपनी में इंजीनियर था। छोटा बेटा जो था राशिद वो मेरठ से बीटेक कर रहा था और बेटी शबनम ने डबल एमए कर रखी थी और एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षा मित्र के तौर पर बच्चों को पढ़ाया करती थी। मतलब कुल मिला के परिवार में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी और पूरे परिवार बावनखेड़ी गांव में, जिस गांव में वो रहा करते थे, उस पूरे गांव में पूरे परिवार का एक अच्छा खासा रुतबा था। मगर फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसका असर न सिर्फ उस परिवार पर हुआ बल्कि पूरे बावनखेड़ी गांव की सोच ही बदल कर रख दी। हुआ ये कि 14 अप्रैल 2008 की देर रात लगभग 2:15 बजे के आसपास उस घर की पहली मंजिल की बालकनी से अचानक से शबनम की जोर जोर से चिल्लाना और रोना धोना शुरू होता। शबनम की आवाज सुनने के बाद जो पड़ोसी थे उनके घर के पास पहुंचे, मगर जब उन्होंने उनके घर के अंदर घुसने के लिए दरवाजा खोला तो दरवाजा अंदर से बंद था। कुल मिला के शबनम अब भी जोर जोर से चिल्ला रही थी। इसके बाद उससे कहा गया कि वो अंदर से दरवाजा खोल ले, तो वो ऊपर से नीचे आई और मेन गेट का दरवाजा खोल करके वापस ऊपर चली गई। पीछे पीछे पड़ोसी भी उस घर की पहली मंजिल पर पहुंचे, मगर वहां जैसे ही वो पहुंचे उनके पैरों के तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां पर 7 लाशें पड़ी थी और पूरे घर में खून ही खून बिखरा पड़ा था। शबनम के माँ बाप भाई, दोनों भाई और भाभी, उनकी फुफेरी बहन और एक 10 महीने का बच्चा जो कि शबनम का भतीजा था, उन सभी की लाश उनके बिस्तर पर पड़ी हुई है। और शबनम उस लाशों के बगल में बैठकर बेतहासा रोई जा रही थी। इसके बाद जब लोगों ने पूछा कि हुआ क्या है, तो उन्होंने कहा कि रात को डाकू चोर टाइप आदमी आए हुए थे और सभी को मारकर चले गए हैं। इसी दौरान एक पड़ोसी ने पुलिस को फोन लगा दिया और थोड़ी ही देर बाद हसनपुर थाने की पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। पुलिस जब पहुंची तो उन लाशों को देखा तो उनके भी हाथ पैर फूल गए, क्योंकि वहां का मंजर ही कुछ ऐसा था। जो 7 लाशें वहां पर पड़ी थी उनमें से अगर 10 महीने के बच्चे को छोड़ दिया जाए तो सभी लाशों के गले पर किसी धारदार हथियार से काटा गया था। पुलिस ने वहां पहुंचकर सबसे पहले तो क्राइम सीन को सील किया और फिर अपने सीनियर को इसकी जानकारी दी। सुबह होते होते यह खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई और शबनम के घर के अंदर और बाहर लोगों का तांता लग गया। उसके बाद जिसने भी इस घटना के बारे में सुना वो अंदर तक कांप गया और जब उनके परिवार की इकलौती बेटी शबनम को रोता बिलखता देखा तो उनकी भी आंखें नम हो गई। सभी के मन में शबनम के लिए हमदर्दी और पुलिस प्रशासन के लिए गुस्सा फूटने लगा कि जिस तरीके से एक घर के अंदर 7 लोगों को मौत के घाट उतारा गया है, उसे देखते हुए लोगों ने वहां की कानून व्यवस्था, पुलिस और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिया। लोगों का गुस्सा देखते हुए वहां की प्रशासन ने हसनपुर थाने के इंचार्ज को तुरंत सस्पेंड कर दिया और इस केस को इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को दे दिया गया। अमरोहा पुलिस स्टेशन के एसएचओ थे वो आरपी गुप्ता, क्योंकि उसकी इमेज लोगों के बीच काफी अच्छी थी
इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता 15 अप्रैल 2008 की सुबह सुबह घटना वाली जगह पर पहुंचे, मगर उन्होंने जैसे ही उन लाशों की ऊपर उनकी नजर पड़ी तो एक चादर देखा सभी लाशों के ऊपर, तो उनके दिमाग में एक चीज खटकी और फिर उन्होंने लाश का पंचनामा करके सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद उन्होंने इस घटना में इकलौती बची शबनम से जब पूछताछ करने का फैसला किया, मगर शबनम का रो रो कर बुरा हाल था और जाहिर सी बात है कि जिसके परिवार के एक साथ सभी लोगों को जिन्होंने खो दिया है उसकी हालत क्या होगा वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। इधर पुलिस के लिए परेशानी यह थी कि शबनम के अलावा कोई भी ऐसा नहीं था जो इस बारे में कुछ बता सके। इसीलिए किसी तरह पुलिस ने शबनम से थोड़ी बहुत बात करने की कोशिश की, तो शबनम ने बताया कि रात को नीचे काफी गर्मी हो रही थी, इसीलिए वो सोने के लिए ऊपर छत पर चली गई। आधी रात के करीब कुछ लोग पीछे के दरवाजे के जरिए पहली मंजिल पर पहुंचे और सभी को मारकर वापस मेन गेट से बाहर भाग गए। पुलिस ने शबनम का शुरुआती बयान दर्ज करने के बाद उनके पड़ोसियों के भी बयान लिए गए और फिर आगे की तफ्तीश शुरू की, मगर केस के जो आईक्यू यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आरपी गुप्ता को शबनम के बयान से एक और चीज खटकी और वो यह कि पड़ोसियों ने बताया कि रात को जब वो पहुंचे तो घर का मेन गेट अंदर से बंद था और शबनम ने अपने बयान में बताया था कि वह सभी कातिल मेन गेट से बाहर भागे थे। तो अब सवाल यह था कि गेट अंदर से किसने लॉक किया। इसके बाद पुलिस पीछे की उस दीवार के पास पहुंची जहां से शबनम ने बताया था कि वह चोर घर के अंदर दाखिल हुए थे। जब पीछे की जो दीवार थी उसकी ऊंचाई जमीन से करीब 14.5-15 फीट के आसपास की ऊंचाई थी और उस दीवार पर बिना सीढ़ी के कोई भी नहीं चढ़ सकता था, मगर पुलिस को वहां से ना तो कोई सीढ़ी मिली और ना ही दीवार पर किसी सीढ़ी का कोई निशान। इसके अलावा उन्होंने बताया था कि उस रात बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से वह ऊपर छत पर सोने चली गई थी, जबकि उसके घर में पंखा भी था और इन्वर्टर भी था। और जब पुलिस जांच के लिए उस घर की छत पर पहुंची तो उन्हें वहां न छत पर कोई बिस्तर वगैरह न कोई भी ऐसा सामान जिस पर सोया जा सके पुलिस को नहीं मिला। इसी दौरान पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला कि मरने से पहले किसी भी इंसान ने कोई हाथापाई नहीं की। और सबसे हैरान करने वाली जो रिपोर्ट थी वो यह थी कि 10 महीने के बच्चे को छोड़कर सभी 6 लोगों को मरने से पहले किसी तरह की कोई नशीली चीज दी गई थी, क्योंकि उन सभी 6 लोगों की पेट में सूजन मिली थी और पेट के अंदर की स्किन भी लाल पड़ गई थी। जो 10 महीने का बच्चा था उसे कोई नशीली चीज नहीं दी गई थी और उसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को जो लाश के ऊपर से पड़ी चादर देख करके शक हुआ था वो बिल्कुल सही निकला कि लाशों के ऊपर जितनी भी चादर थी वो बिल्कुल सही ढंग से पड़ी हुई थी, जिसका यह मतलब साफ था कि किसी ने भी मरने से पहले कोई विरोध नहीं किया था। जबकि मरने वाला कोई भी इंसान हो किसी भी कीमत पर खुद को बचाने के लिए पूरी की पूरी कोशिश करता है, जिससे उसके जिस्म पर खुद को बचाने के निशान भी होते हैं और उनके ऊपर पड़ी चादर भी बिखरी हुई होती है। मगर इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं मिला था, क्योंकि वह सभी पहले से ही बेहोश थे। इसके अलावा एक सवाल यह भी उठा कि जब उस रात घर पर सभी लोग मौजूद थे और अगर एक बार को यह मान भी लिया जाए कि किसी बाहर वाले ने धोखे से उन्हें नशीली पदार्थ दी थी, तो फिर शबनम इससे कैसे बच सकती है। इसके बाद पुलिस ने पूरे घर की दोबारा से जांच की तो उन्हें बेहोशी की दवा का एक खाली पत्ता भी मिला। तो एक तफ्तीश से यह भी साफ था कि शबनम ने अपने बयान में जो कुछ भी कहा वो हालात के हिसाब से मैच नहीं कर रहे थे और पुलिस को यह बात खटक रही थी कि ऐसा क्यों, और इस क्यों का जवाब सिर्फ शबनम ही दे सकती थी। पुलिस चाहती थी कि शबनम से अच्छे से पूछताछ की जाए, मगर पुलिस की प्रॉब्लम यह थी कि वो हम सब के साथ उन उन लोगों के साथ कड़ाई से बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर पुलिस इस प्रकार से बात करती तो हो सकता था कि वहां का माहौल और भी बिगड़ सकता था। पुलिस ने एक दो बार शबनम से बातचीत करने की कोशिश भी की। प्रॉब्लम के साथ मौजूद लोगों ने इनका विरोध भी किया, इसीलिए पुलिस भी थोड़ा सा माहौल शांत करने का इंतजार करने लगी। और इसी बीच हुआ यह कि बहुत ज्यादा रोशनी होने की वजह से जब शबनम की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, इसके बाद डॉक्टर को उसका चेकअप कराने के लिए बुलाया गया और जब डॉक्टर ने शबनम का चेकअप किया तो एक नई चीज सामने आई। पता चला कि शबनम प्रेग्नेंट है और उसकी कोख में 4 हफ्ते का बच्चा पल रहा है। शबनम की प्रेगनेंसी वाली बात जब पुलिस को पता चली तब उसके मन में कई और सवाल घूमने लगे, जिसका अब सिर्फ और सिर्फ
शबनम के ही पास इसका जवाब था। दूसरी तरफ इस हत्याकांड की खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक पहुंच जाती है और उस वक्त उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी मायावती। और जब इस हत्याकांड के बारे में उन्हें पता चला तो घटना के तीसरे दिन यानी कि 17 अप्रैल 2008 को मुख्यमंत्री मायावती खुद दौरा करने के लिए बावनखेड़ी गांव पहुंची और शबनम के घर जाकर उसे दिलासा दिया और इस केस को जल्द से जल्द सुलझाने का वादा किया। अच्छा, मुख्यमंत्री मायावती ने बावनखेड़ा गांव पहुंचने से पहले एक और चीज हुई थी और वह यह हुई थी कि वह चाहती थी कि शबनम को मुआवजे के तौर पे 5 लाख रुपये दिया जाए, क्योंकि शबनम अब इस परिवार में अकेली रह गई है। जबकि मगर यह जब खबर इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को पता चली तो उन्होंने मुख्यमंत्री के पीए से कहा कि वह अभी शबनम को दिए जाने वाले जो रकम है 5 लाख रुपए मुआवजे का, उसका ऐलान न करे, क्योंकि उन्हें शक है कि इस हत्याकांड में शबनम का हाथ हो सकता है और वह इस केस को सुलझाने के बहुत करीब है। इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता की बात सुनने के बाद शबनम को दिए जाने वाले जो रकम थे वो कुछ दिनों के लिए और टाल दिया गया और यह फैसला किया गया कि जब यह सुलझ जाएगा यह केस तो उसके बाद शबनम को मुआवजा दे दिया जाएगा। तो जैसा कि इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने सीएम के पीए से कहा था कि वो इस केस को सुलझाने के बहुत करीब है, ठीक वैसा हुआ ही। अगले ही दिन यानी कि 18 अप्रैल 2008 को यूपी पुलिस को एक कड़ी कामयाबी मिली, जिसने इस केस का पूरा पासा ही पलट के रख दिया और उनके शक को यकीन में बदल दिया। हुआ यह कि पुलिस को अपने मुखबिरों के जरिए एक टिप मिली, उसमें बताया गया था पुलिस को कि वह इसी गांव में रहने वाले एक शख्स हैं जिनका नाम है सलीम, उसको उठा लेगी तो यह केस अपने आप सुलझ जाएगा। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने फौरन सलीम की तलाश शुरू कर दी, मगर सलीम उन्हें उस गांव में कहीं नहीं मिला। इसके बाद पुलिस पूछताछ करते करते उस गांव से करीब 14 किलोमीटर दूर गजरौला पहुंची और आखिरकार 18 अप्रैल 2008 की दोपहर पुलिस सलीम को गजरौला से पूछताछ के बहाने थाने ले गई। थाने पहुंचने के बाद जब सलीम से आरपी गुप्ता ने उनका इंटरोगेशन करना शुरू किया तो पहले तो सलीम ने ना नौकर किया, मगर जब इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने अपने पुलिसिया अंदाज में उससे पूछताछ करना शुरू किया तो थोड़ी ही देर बाद पुलिस को सब कुछ सलीम ने साफ साफ बोल दिया। इसके बाद अब यूपी पुलिस सीधे शबनम के पास पहुंची और उसे उठाकर पूछताछ शुरू कर दी, मगर अब भी शबनम वही अपनी पुरानी कहानी दोहराई जा रही थी। इसके बाद पुलिस ने शबनम का सामना सलीम से करवाया। सलीम को देखते ही वह समझ गई कि अब कुछ भी छुपाने का कोई फायदा नहीं है, लिहाजा उसने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया और फिर पुलिस को पूरी कहानी सुनाई। उसके बाद वह कहानी कुछ यूं थी। घटना से करीब 1 साल पहले शबनम की मुलाकात उसी बावनखेड़ी गांव में रहने वाले एक शख्स सलीम से होती है। इसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर इन दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया, मगर जब यह शादी वाली बात वो अपने घर पर बताई तो उसके घर वालों ने साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि शबनम और सलीम के बीच जमीन आसमान का फर्क था। जहां शबनम एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी दो दो सब्जेक्ट में एमए की हुई थी तो वहीं सलीम सिर्फ 8वीं पास था। जहां एक तरफ शबनम का परिवार ठीक ठाक पैसे वाला रुतबा वाला पूरे गांव में अच्छा खासा रुतबे वाला, तो वहीं दूसरी तरफ सलीम एक छोटा सा बढ़ई का काम करता था। इसीलिए शबनम के परिवार वालों ने इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हुआ, मगर शबनम ने अपने घर वालों को मनाने के बावजूद भी न मानने के बावजूद भी सलीम से अपने रिश्ते कायम रखे और अपने रिश्ते की परवान उन्होंने चढ़ाई गई। इसी दौरान एक दिन जब शबनम को पता चला कि वह प्रेग्नेंट है, इसके बाद उन्होंने फिर से अपने घर वालों को मनाने की खूब कोशिश की, पर वह नहीं माने। मगर शबनम यह ठान चुकी थी कि वह शादी करेगी तो सिर्फ सलीम से। अब यहाँ वह दोनों अगर चाहते तो घर से भागकर भी शादी कर सकते थे और अपनी एक अलग दुनिया बना सकते थे, मगर उसमें परेशानी यह थी कि अगर वह घर से भागते तो शायद उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती और हो सकता था कि उनके खाने के भी लाले पड़ जाते। इसी उधेड़ बुन में शबनम ने एक दिन सोचा कि क्यों ना वह अपने घर वालों को ही रास्ते से हटा दे। उसके बाद न तो कोई उसे रोकने टोकने वाला होगा और न ही कोई उसे कुछ पूछने वाला होगा। वो पूरी प्रॉपर्टी के मालिक भी बन जाएगी और इसी के बाद शबनम ने अपने ही परिवार के सभी लोगों को खत्म करने की साजिश रची और उसने प्लान की में सलीम को भी शामिल किया। अब सलीम ने परिवार को खत्म करने का फैसला तो कर लिया सलीम और शबनम ने, मगर यहाँ दिक्कत यह थी कि वह दो लोग मिलकर घर के 6 लोगों पर काबू नहीं पा सकते थे। इसीलिए तय यह हुआ कि मारने से पहले किसी तरह का बेहोशी की दवा से उन्हें बेहोश कर दिया जाए ताकि वो आसानी से अपना काम कर सके। 14 अप्रैल 2008 की सुबह प्लान के तहत सलीम बेहोशी की दवा लेने के लिए अपने गांव बावनखेड़ी से करीब 38 किलोमीटर दूर पार्क बाड़ा पहुंचता है। वहां अपने गांव से दवाई
इसीलिए नहीं खरीदी ताकि किसी को कोई शक ना हो। और आपको तो पता है कि गांव में हर कोई एक दूसरे को जानता और पहचानता है, शहर वाला कोई यहाँ पैटर्न इस्तेमाल होता नहीं है। तो सलीम वहां से 38 किलोमीटर दूर पहुंचकर वहां के एक मेडिकल स्टोर से बेहोशी की 10 गोलियां खरीदी। उसके बाद दवा को लाकर शबनम को दे देता है। इधर होता दोनों भाई 14 अप्रैल 2008 को घर से वापसी के लिए अपने अपने काम के लिए दोनों निकल जाते हैं। बड़े भाई अनीस को जालंधर जाना था तो छोटे भाई को मेरठ। जब यह बात शबनम को पता चलती है तो वो सोचती है कि अगर उनके दोनों भाई चले गए तो उनका प्लान फेल हो जाएगा, क्योंकि अगर उसके परिवार में कोई भी सदस्य जिंदा बच गया तो प्रॉपर्टी उसके हाथ से निकल जाएगी। इसीलिए वो अपने भाइयों को कॉल करके कहती है कि तब तक उनके दोनों भाई गजरौला तक पहुंच गए थे। इसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को किसी काम का बहाना करके गजरौला से वापस बुला लेती है तो कहती है कि वह आज के बजाय कल चले जाए। बहन की बात सुनने के बाद दोनों भाई वापस आ जाते हैं। इसके बाद बात आती है 14 अप्रैल 2008 की रात, और यह रात ही थी जिसे न सिर्फ बावन खेड़ा गांव बल्कि पूरे अमरोहा के लोग आज तक भुला नहीं पाए हैं। 14 अप्रैल की रात जब शबनम के घर वालों ने रात का खाना वगैरह खा लिया तो शबनम ने सभी के लिए चाय बनाई और उसी चाय में बेहोशी की गोलियां मिला दी। इसके बाद जब सबने नशे वाली चाय पी, उसके बाद 10 महीने के भतीजों को छोड़कर सभी को उन्होंने वो चाय पिला दी, क्योंकि जहर की बात थी कि 10 महीने का बच्चा है तो पिएगा नहीं। इसी बीच शबनम की सलीम के साथ फोन पर लगातार बातचीत चल रही थी, और जब चाय पीने के बाद सभी लोग अपने बिस्तर पर बेहोश हो गए तो फिर शबनम ने सलीम से कहा कि अब तुम आ जाओ। इसके बाद सलीम आधी रात गए शबनम के घर पहुंचता है और वो अपने साथ एक कुल्हाड़ी लाया हुआ था। इसके बाद शबनम ने एक एक करके अपने माँ बाप भाई भाभी और मेरी बहन का सर पर मारा, और सलीम ने कुल्हाड़ी से सभी की गर्दन काट दी। लास्ट में बचा शबनम का एक 10 महीने का भतीजा, जिसे कि कुल्हाड़ी से तो नहीं काटा गया मगर शबनम के कहने पर सलीम ने उसका गला दबाकर उसे भी शांत कर दिया। इसके बाद दोनों ने अपने हाथ पैर धोए और शबनम ने सलीम को वहां से बाहर भेजकर घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बाहर आने के बाद सलीम ने कुल्हाड़ी को एक तालाब में फेंक दिया और फिर उसके बाद उन्होंने अपने घर वापस चला गया। इधर शबनम सलीम को छोड़ने के बाद वापस ऊपर गई और अपने कपड़े बदलने लगी, क्योंकि उसके कपड़ों पर खून के छींटे पड़ गए थे। तभी उन्होंने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी, और जब उन्हें चेक किया तो पता चला कि उसका 10 महीने का भतीजा अभी भी जिंदा है और जोर जोर से रो रहा है। दरअसल जब सलीम ने उसे बच्चों को गला दबाया था तो सिर्फ वो बेहोश हुआ था, उसे लगा कि शायद वो मर गया है। जब शबनम ने देखा कि उनका भतीजा अभी भी जिंदा है, उन्होंने फौरन सलीम को फोन लगाया और उसे वापस आकर बच्चे को फिर से मारने के लिए कहा, मगर सलीम ने वहां दोबारा आने के लिए साफ मना कर दिया। और सलीम ने कहा कि अब जो करना है वो तुम खुद करो। उसके बाद शबनम ने खुद अपने हाथों से 10 महीने के उस मासूम भतीजे का गला दबा करके मार डाला, और जब जब तसल्ली हो गई कि घर के सभी लोग मारे जा चुके हैं, तब रात 2:15 बजे के करीब वो अपनी बालकोनी में आई और रोना पीटना शुरू की। कहानी मैंने आप लोगों को शुरू में ही सुना दिया था कि खैर उसके बाद की कहानी में क्या क्या कैसे कैसे हुआ। यही थी हमारी आज की कहानी, शबनम की दरिंदगी। आई होप कहानी आपको समझ में आ गई होगी। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे हमारे अगर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की किसी और कहानी में किसी नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।